गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ नीलम दांगी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2016 का प्रीवियस पेपर। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यह पेपर 25 नंबर का होता है। यह पेपर 25 नंबर का होता है और इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया गया होता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा बैक आपके मैथ सब्जेक्ट में ही लगती है। ठीक है, तो देखिए आपको इसके कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको इसकी क्लास चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाके सेकंड सेमेस्टर की आपको कॉन्सेप्ट वाइज सभी क्लास एक एक चैप्टर की कराई गई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करेंगे प्रीवियस पेपर की। बहुविकल्पीय, अति लघु और लघु प्रकार के इसमें क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और आपको अगर मैराथन क्लास चाहिए इसकी सेकंड सेमेस्टर की कि आपको एक एक चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको उनके लिए एक मैराथन क्लास बना दी जाएगी आपके लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन चाहता है कि आपकी मैराथन मैथ की क्लास चले। और अगर आपको कोई स्पेशली कोई चैप्टर पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए अगर आप कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करके आंसर बताते हैं तो उसमें आपका उत्साह देखा जाता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर कितने उत्सुक है और कितनी आपकी अच्छी तैयारी है। देखिए आप इससे अगर आप कमेंट्स करते हैं तो इससे मुझे भी सपोर्ट मिलता है और फिर आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। ऑलराइट, तो आपको कमेंट करके सभी आंसर बताने हैं जो जो आपसे आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 2016 में 10, 65, 91 का एलसीएम बताना है। ठीक है, आपके सभी कमेंट्स पढ़े जाते हैं। आप ये ना सोचे कि आपको इग्नोर किया जाता है। वीडियो के लास्ट में आपके सभी कमेंट पढ़ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बीच में डिस्कस करेंगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप आंसर देते रहिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, 10, 65, 91 का एलसीएम निकालना है। हमें इसमें 4 ऑप्शन दे गए हैं। आप जल्दी से इनमें से इसका एलसीएम निकाल के इसका आंसर बताइए, बाकी फिर मैं इसको साइड में सोल्व करती हूँ। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 10, 65 और 91। ठीक है, इसका एलसीएम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इमेजिन करनी होती है। ये 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को इमेजिन करना है जिससे ये इनमें कोई भी नंबर कट जाए। तो वो क्या होगी, 1 से तो सभी कट जाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से इसको डिवाइड कर दिए, 5 आ गया, ये 13 आ गया और ये 91 आ गया। ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 से आगे फिर 3 इमेजिन करेंगे। ठीक है, 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करेंगे इसको हम। तो इसमें क्या करते हैं, 5 से कटेगा ये यहाँ पर 5 से कटेगा, ये 13 और ये 91। ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे फिर हम 4, 5, 6 लेंगे, फिर 7 लेंगे। देखिए 7 से कोई नंबर कटता है, 7 से कटता है। ठीक है, ये 1 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7, ये भी 13 आ जाएगा। जब 7 से 91 को डिवाइड करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। देखिए आप ऐसा नहीं, आपको लग रहा होगा कि 13 और 91। ठीक है, 13 से 91, तो आप 7 को छोड़ दो। आपको स्टेप बाय स्टेप सभी रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, तो 7 से काटा, फिर इसको 13 से काटिए, ये आ गया 1, 1। जब तक लास्ट में 1, 1 ना आ जाता तब तक हम इसको ऐसे सोल्व करते रहेंगे। तो इन सभी की गुना करेंगे, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35, 35 और 13 की गुना कितनी आ जाएगी, 910, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 910। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर देखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो फिर इस प्रकार हमें इसे सोल्व करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ऑलराइट, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे आपको एक और फायदा है कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको ये इसका अंदाजा लग जाएगा। और जहां आपको लगता है कि ये मेरा चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने होंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करिए। आगे बढ़ते हैं। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है। तो देखिए जब हम मॉडल पेपर, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहे थे तब मैंने एक एक क्वेश्चन को वहां पर बताया था, और ये सभी वही क्वेश्चन है, राजन सीरीज से ये सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, और हमने इनको एक एक को एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके से
क्या है। तो आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो संख्या होती है अनंत, ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनंत। ऑल राइट, आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 + 2 गुना 7 का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट मान होगा वो कैसे होगा। देखिए 7 की गुना पहले 3 में करेंगे, फिर 7 की गुना किस में करेंगे, फिर 7 की गुना करेंगे 2 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 × 7 + 2 × 7। तो 3 × 7 और प्लस 2 × 7, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है वितरण नियम। देखिए यहाँ पर आपके, अगर आप बहुत ही ध्यान से समझो, डीप समझो, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आपसे पूछा जा सकता है कि वितरण नियम को समझाइए या वितरण नियम का उदाहरण दीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप में। तो ये क्या है, ये वितरण नियम ही तो है। ये यहाँ पर वितरण नियम का ये तो उदाहरण है। इसकी इसमें गुना करेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे। तो आप इनको अच्छे से समझिए। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x - 7 और x + 9 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इनके हमें आपस में गुना करनी है। तो इनके आपस में गुना क्या हो जाएगी। तो देखिए इसका एक तरीका होता है कि x की x में गुना करो, फिर क्या है, x की फिर 7 में गुना करो एक बार, फिर 9 की x में गुना करो और 9 की 7 में गुना करो। तो इस प्रकार इनकी गुना हो जाएगी। इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा x²। देखिए इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करते हैं। x - 7 और x + 9, ठीक है। तो x की गुना x में करेंगे और x की गुना 9 में करेंगे। तो x² + 9x, फिर -7 की गुना इसमें हो जाएगी और -7 की गुना 9 में हो जाएगी, -7x + 63, ठीक है। x² + 2 यहाँ पर ये आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा 63। तो देखिए इन सभी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी में सेलेक्ट करना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ये रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी। आपको एक एक क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करके देखना है और कमेंट बॉक्स में भी साथ के साथ आंसर बताते रहना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो उसके आधार की त्रिज्या बतानी है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है, प्रैक्टिस की है। तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल 48 दिया गया है और उसकी ऊंचाई 1/2 गुना आधार से पूछ लिया गया है और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 8। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से आधार निकालेंगे। इसका आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 48, ये इधर चला जाएगा गुना में 2/8, ठीक है। 2 से इसको भाग देंगे, क्या आ जाएगा 4 और 4 से इसको भाग देंगे 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए 12। तो देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, आपने भी सोल्व किया। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन को सोल्व किया है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर कहीं कमी है तो आप समझिए कि आपने कहाँ कमी की है और कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए और उसको कौन सा एडवाइज उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़िए अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। वे एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, उसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि मैदान की एक भुजा 125 सेंटीमीटर है तो हमें दूसरी भुजा बतानी है। ये आयताकार मैदान है और देखिए इसमें भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में दे दी गई है और जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में दे दिया है। तो हमें क्या करना है कि हेक्टेयर को हमें मीटर में ही चेंज करना है, ठीक है। सेंटीमीटर में ही हमें इसमें हमें चेंज करना है। ऑलराइट, तो देखिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है।
यदि मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा हमें इसमें बतानी है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो वही फॉर्मूला इसमें हम लगा देंगे और हेक्टेयर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा जैसे 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर के। तो इसमें क्या दिया गया है, 0.5 हेक्टेयर हो जाएगा 0.5 गुना 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल है हमने इसे मीटर में चेंज कर दिया, ये क्या हो गया, ये 5,000 मीटर हो गया। तो अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दे दिया, क्षेत्रफल की जगह रखेंगे 5,000 और एक भुजा दे दी उसने 25, ठीक है, 125, और दूसरी भुजा मान ली हमने x है, दूसरी भुजा माना x है। तो ये क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 5,000 बटे 125, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 40 मीटर, ठीक है। यही इसने पूछा था कि दूसरी भुजा की लंबाई बतानी है, मैं दूसरी भुजा की लंबाई आ जाएगी 40 मीटर। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, अगर आपको उसको नोट करना है तो आप उसको नोट भी साथ के साथ में एक एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में। 7वां क्वेश्चन है x प्लस 3 प्लस x बटे 3 प्लस x बटे 2 बराबर 10, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ये एक इक्वेशन बनी हुई है, इसमें इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x बराबर हो जाएगा 10। और लाइट इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5x बराबर 60, इसकी गुना इधर हो जाएगी, और x बराबर 60 बटे 5 यानी 12। जो x का मान आएगा ये 12 आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जैसे ये इक्वेशन वाला चैप्टर है, आपको वो पढ़ना है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम एचएफ वाला भी चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रफल वाला है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको वो भी पढ़ना है। परिमेय संख्या वाला है उसमें से भी आते हैं, वो भी पढ़ना है। तो आपको यहाँ इस टाइप का बेस पता चल जाएगा कि आपको अपने एग्जाम के लिए किस किस चैप्टर की से तैयारी करनी है, ठीक है। और मैराथन आपके लिए क्लास चलाई जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस किस को मैराथन क्लास चाहिए। उसमें यही होगा कि हम एक एक चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जो जो एक एक चैप्टर में जो जो फॉर्मूले है उन सभी को नोट कराया जाएगा, एक्सप्लेन कराया जाएगा, और जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सभी को आपको बताया जाएगा एक एक चैप्टर से। और लाइव कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो बताइएगा, अगर बाद में देख रहे हैं तो भी बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी चैप्टर से समरूप वाले से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिभुज ABC और यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं PQR, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है। ये दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और इसमें जो भुजा है BC ये 2 सेंटीमीटर दी गई है, AB दी गई है 3 सेंटीमीटर और QR दी गई है 3 सेंटीमीटर। PQ इसमें भुजा पूछ ली गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, त्रिभुज ABC और PQ समरूप त्रिभुज है, यानी दो हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे, यानी त्रिभुज हम दो बना लेंगे। ये दो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे ABC PQR, ठीक है। इसने कहा है कि BC भुजा 2 सेंटीमीटर है, BC भुजा ये वाली 2 सेंटीमीटर है, AB कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, और QR यानी इसी के सिमिलर ये 3 सेंटीमीटर है। तो PQ भुजा बतानी है हमें, ये वाली भुजा X मान लेते हैं, इस भुजा को, इस वाली भुजा का मान बताना है। तो देखिए समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, जब दो त्रिभुज समभागसम होते हैं, समरूप होता है, तो इसमें जो भुजाएं होते हैं ये एक दूसरे के समानुपाती होती है। जैसे BC भुजा BC बटे QR हो जाएगा, और AB बटे क्या हो जाएगा, AB बटे हो जाएगा PQ। तो इस प्रकार समरूप त्रिभुज में कंडीशन बनती है इसकी
ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो देखिए समरूप त्रिभुज में जो भुजाएं होती है आपस में समानुपाती रूप में होती है। तो इस यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ए बी का मान है 3 और पी क्यू का मान है x बराबर बी सी का मान है 2 और इसमें क्यू आर का मान है 3। तो देखिए यहाँ पर एक कंडीशन बन गई। इसका क्या करेंगे, 2 की इसमें गुना कर देंगे और 3 की इसमें गुना कर देंगे। तो 2x बराबर 9 बटे 2 या 4.5। जो x का मान आया 4.5 आया, यही इसमें पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए जो समरूप वाला चैप्टर है वह भी काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके एग्जाम में पहले क्वेश्चन आया हुआ है। हो सकता है अब की बार भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इससे हार्ड तो नहीं आएगा। तो आपको समझ आया होगा जो समरूप त्रिभुज होते हैं, जो इनकी भुजाएं होती है एक दूसरे के समानुपाती होती है। ये नहीं कि बी सी भुजा पी क्यू के समानुपाती कर दे, ऐसा नहीं होगा। ये होगा बी सी इसके हो जाएगा आर, क्योंकि ये वाली भुजा इसके हो जाएगी, जो ये वाली भुजा है ये इसके बटे में हो जाएगी। आपको अच्छे से ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप भी साथ के साथ देखिए सोल्व करके आप कितना खुद से सही कर पाते हैं और कितना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बारंबारता वाला। टैली चिन्ह लगाकर बारंबारता श्रेणी बनानी है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि बारंबारता में श्रेणी बनानी है। ठीक है, मैं यहाँ पर सीरीज लिख देती हूँ। ये 15 है, 16 12 है, 16 13 है, 15 14 फिर 16 13 है, 15 12 और 15। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ पर ये श्रेणी दी गई है। तो देखिए इनमें क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इनको पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सभी को बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटा 12, फिर एक बार ये दे रखा है 12, 2 बार फिर 13 आ जाएगा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, 13 फिर आ जाएगा 14, ये रहा 14, फिर लिखेंगे 15, 1 2 3 और 4 बार दिया गया है 15 15 है, 15 और 15। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में दिया गया है 16 16 16 और 16। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो गए, ये 11 सीरीज हो गई। तो इसमें क्या करते हैं हम, वर्ग अंतराल बनाएंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल। आपका एग्जाम में भी इस प्रकार करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए सबसे छोटा नंबर 12 है और सबसे बड़ा नंबर है 16। तो हम इसके बीच में 2 वर्ग अंतराल बना लेंगे, एक तो 10 और 15 के बीच का, एक 15 और 20 के बीच का। ठीक है, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता यानी 1 और 15 के बीच में कितने अंक कितनी बार आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 15 तक, 10 और 15 के बीच में 15 को भी काउंट करेंगे हम, 9 बार अंक आए हुए हैं। ठीक है, 15 और 20 के बीच में देखिए 1 और 2। ठीक है, तो ये 2 आए हुए हैं। बारंबारता, अब देखिए टैली चिन्ह, हमें इसमें टैली चिन्ह की सारणी बनानी है हमें। तो टैली चिन्ह कैसे करेंगे, टैली चिन्ह कैसे करेंगे, टैली चिन्ह में क्या होता है कि हम 4 तक काउंट करते हैं। जो भी हमारी बारंबारता दी गई होती है उसे 4 बार काउंट करते हैं और जब 5 बार आता है तो फिर से क्रॉस कर देते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। तो ये नो है 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, 5 होने के बाद काट देंगे, 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम टैली चिन्ह से उनको दर्शाएंगे। 2 डंडे हैं तो यहाँ पर 2 करेंगे। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा टैली चिन्ह वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। तो देखिए कई बार आपको, जब आपको क्लास कराई थी तब आपको कई बार बताया था सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं फिर तो आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी ऑनलाइन। तो देखिए सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जो 0 होती है, फिर इससे आगे 1 2 3 और सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। आपको याद रखना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जो 0 होती है, और जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है वह होती है 1। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण और सर्वसमीका छांटनी है। समीकरण और सर्वसमीका छांटनी है। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं 2x + 1 = 2x + 1 सॉरी 2। ठीक है, ये दिया गया है एक सर्वसमीका और समीकरण छांटनी है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2x - 1 = x। तो देखिए जब हमने समीकरण और सर्वसमीका पढ़ा था तो मैंने आपको सर्वसमीका के बारे में बताया था कि जो सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका में x के दोनों तरफ के मान बराबर रहते हैं, यानी अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो ये साइड भी बराबर आ जाएगी और ये साइड भी बराबर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर्वसमीका, सर्वसमीका। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी समीकरण। अगर आपको ये और ज्यादा डिटेल से पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहां जाकर चैप्टर को अच्छे से रीड कर सकते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो आप उसको खुद से भी करके देखिए और यहाँ पर भी आप ध्यान से इसको समझिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा AX। ठीक है, रेखा AX कोण C। पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, आप भी क्वेश्चन को लिखिए और क्वेश्चन को समझिए, फिर इसके बाद हम इनको सोल्व करते हैं। रेखा AX कोण CAB और कोण BDC दो को समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित। ठीक है, यानी देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये कोई त्रिभुज है ACD, ये त्रिभुज है ACD और ABCD। तो इसमें कहा है कि रेखा AX ये वाली रेखा है जो CAB यानी इसको यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, और कोण BDC और इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को क्या करती है, इन दोनों को समद्विभाजित करती है, यानी ये वाले कोण आपस में इसने क्या कर दिया, इन सभी कोणों को इसने दो भागों में विभाजित कर दिया। तो ये इसमें कहा गया है, और उन तीनों तथ्य को लिखिए जो यह सिद्ध करती है त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो ये इसमें तीन कंडीशन में हमारे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आपको डिटेल से बताया था SSS ASA और SAS, यानी भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण और भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो हमें ये तीन कंडीशन बतानी है जिसमें ये त्रिभुज सर्वांगसम का हमको पता चलेगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हमें तीन कंडीशन इसकी लिखनी है। तो देखिए जब ये वाली भुजा AX भुजा इसको समद्विभाजित करेगी तो इस कोण का हम मान रख लेते हैं एक कोण का मान रखेंगे, डिग्री नहीं रखेंगे कि 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा नहीं रखेंगे, कोण का मान रख लिया हमने 1। ये कोण हो गया 2। ठीक है, ये कोण 3 और ये कोण हो गया 4। तो देखिए जो ये CA और D ये वाला कोण है, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। इन दोनों त्रिभुज में ये अलग त्रिभुज हो जाएगा और ये अलग त्रिभुज, दोनों अलग अलग त्रिभुज में लेंगे हम, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई इसमें दोनों त्रिभुज में। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के, ये 2 बन गया। ये कैसे हुआ, इसने बताया कि ये वाली भुजा दोनों को समद्विभाजित करती है, यानी इन्हें दोनों कोणों को भी अलग अलग भागों में बांटती है। और देखिए AD जो ये भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, AD बराबर AD यानी उभयनिष्ठ यानी कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो ये जब तीन कंडीशन इसमें बराबर हो गई, यानी कोण, एंगल, साइड और एंगल, कोण भुजा कोण,
कोण भुजा कोण, जब कोण भुजा कोण किन्हीं दो त्रिभुज में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हमें इसमें यही बताना था, तो ये 3 बताना था। ये किससे होगा, कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं इसको रब कर देती हूँ ऑनलाइन। देखिए दोस्तों, अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस हो सकता है इस बार भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आपको ये अच्छे से समझना है। इसमें क्या करते हैं, x माइनस 1/x/3 हो तो x² प्लस 1/x² का हमें मान ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, जो कुछ भी नंबर दिया गया होता है ये वाला, हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। x माइनस 1/x का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2 गुना, देखिए यहाँ पर 2 गुना x यानी ये वाला x और गुना 1/x, ये इस प्रकार आ जाएगा। x से x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल 2 रह जाएगा। और इसका मान क्या दे रखा है, 3/2 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 2। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसी का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया था और ये हमारा यहाँ पर आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 9/4, ये उधर माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, बराबर x² प्लस 1/x। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। ये 4 9 प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर x² प्लस 1/x² आ जाएगा। जो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 17/4, 17/4। तो इस टाइप को ये क्वेश्चन सभी सोल्व करने हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x और माइनस 3x माइनस 2y, इसको सोल्व करना है। आप सभी लोगों को भी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए अब आप इनको कमेंट करने में थोड़ा आलस करते हैं, लेकिन इससे आपकी ये एक्साइटमेंट देखे जाते हैं कि आप अपने कर्तव्य के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति, आपको पढ़ना है, आपका टीचर बनना है, तो आप उसके प्रति कितने उत्साहित है और हर क्षेत्र में, हर जगह उसके लिए आप कितने तैयार हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 2y प्लस 3y माइनस x माइनस, इसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, 2y से 2y कट गया, माइनस 2y प्लस 2y 0 हो गया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, x से x कट गया तो ये क्या आ जाएगा, 3y माइनस 3x, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो जो इसका आंसर आ जाएगा 3y माइनस 3x, यानी इसमें हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं, 3 को, 3y माइनस x, इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद से देखिए एक बार सोल्व करके, थोड़ा चिन्हों का ध्यान रखिए, चिन्हों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर से, जैसे वो क्षेत्रफल, आयतन और दायित्व वाला चैप्टर है, उससे आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए कमरे का फर्श, किसी कमरे का फर्श। ठीक है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। कमरे का फर्श है जो 300 गुना 425 सेंटीमीटर नाप का है। ठीक है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर नाप का है। तो देखिए कम से कम कितनी, इसमें कहा गया कि कम से कम लगाई जाने वाली टाइलों की हमें इसमें संख्या बतानी है। ठीक है, कम से कम की बात की गई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और फिर उसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे और इसमें हमें क्षेत्रफल भी, टाइलों का क्षेत्रफल भी निकालना है। जहाँ पर कम से कम की बात की जाए वहां पर हमें क्या करना है, उसका हमें मैसा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम,
इसको सोल्व करेंगे। पूरा क्वेश्चन था कमरे का फर्श 300 गुना 445 सेंटीमीटर नाप का है, तो कम से कम हमें लगाई जाने वाली टाइलों की संख्या बतानी है। ठीक है, टाइलों की संख्या और बाद में हम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर देंगे। तो इसका हम ऐसा कैसे निकालेंगे, 300 से पहले 450 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 300 से 450 पर डिवाइड करेंगे, एक माननी चल जाएगी यहाँ पर 300 हो जाएगा ये, फिर 50 को हम फिर 50 से 300 को डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, सॉरी 125 आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 425 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए 125 दूनी क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। इसको यहाँ पर घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 50 से 125 को भाग देंगे, इस प्रकार करेंगे इसको, तो 50 दूनी यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा में से आएगा, आया 25, यानी जो टाइल होगी, टाइल की जो कम से कम जो लंबाई होगी, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर के हिसाब से होगी। तो देखिए इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि एक कमरे में कितनी टाइलों की संख्या बिछाई जाए, हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुल कितनी टाइलें आ जाएगी, 25 गुना 25 कर देंगे, 25 गुना 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा 625 कुल टाइलों की संख्या आ जाएगी, यानी उनके जो क्षेत्रफल आएगा कमरे का टाइलों का, वो 625 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए जैसे 35 गुना 35, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इनकी मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक बताती हूँ। 45 गुना 45, 55 गुना 55, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक ट्रिक सीखते हैं बहुत ही अच्छी, जैसे इस टाइप के हमें जिनके बाद में दोनों के बाद में 5 होता है, तो उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। सबसे पहले 5 की 5 में गुना कीजिए, 25 आ गया। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 से अगला अंक कौन सा होता है, 4 होता है, तो 4 की और 3 की गुना कीजिए, 12 आ गया। तो इसका जो इनका दोनों का गुना आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1225। ऐसे इसमें देखते हैं, 5 और 5 की गुना कीजिए 25, और 4 की और 5 की गुना कीजिए, ठीक है। इससे अगला अंक देखते हैं, 4 पंजे 20, तो इसकी गुना ये आ जाएगी। आप इसको नोटबुक में सोल्व करके देख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी ऐसे करेंगे, 25, इससे आगे का अंक लेंगे क्या, 6 की 5 में गुना, 6 पंजे 30, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। ओके, देखिए 15 गुना 15 देखिए करके इसको, 15 का तो इसको आपको पता होगा 225, तो 5 की और 5 की गुना 25 आ जाएगी, और 1 से अगला अंक 2 हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 225। तो इस प्रकार जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनके गुना हम इतने आसान तरीके से, ट्रिक से हम निकाल लेते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको खुद से लगा सकते हैं। 100 और 110, 100 और 110 के बीच अभाज्य संख्या, ठीक है, के बीच अभाज्य, इनके बीच अभाज्य संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या बताइए, 101, ठीक है, 101, 103, 107 और 109, इनके बीच की, 110 के बीच की, ये 4 अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या था, सॉरी लास्ट नहीं, लास्ट एक और क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR की रचना करनी है, त्रिभुज PQR की रचना करो, क्वेश्चन है ये। इसमें और कंडीशन दी गई है कि QR बराबर 5.5 सेंटीमीटर, RP बराबर है 4.5, और कोण QRP बराबर है 60 डिग्री। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसको ध्यान से समझना है, आपको इसको ध्यान से समझना है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज दिया गया है, PQR की रचना करनी है, PQR की हमें रचना करनी है, जबकि QR 5.5 और PR ये वाली 4.5, और ये वाला क्या दे रखा है 60 डिग्री का।
तो इस त्रिभुज की हमें रचना करनी है। इस त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले एक रेखा खींच लेंगे क्यू आर। क्यू आर कितनी की थी 5.5 की, 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाना आपको बताया था। प्रकार की सहायता से यहाँ पर चाप लगाएंगे, इससे फिर यहाँ पर चाप लगाएंगे और इस रेखा को हम आगे बढ़ा देंगे, पी तक बढ़ा दिया। फिर इसके बीच में यहाँ से इसके लास्ट बिंदु 8 से लेकर के 4.4 सेंटीमीटर की हम दूरी नाप लेंगे। तो ये इस प्रकार हमारा जो हमसे पूछा गया था कि पी क्यू आर की रचना कीजिए, तो इस प्रकार हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का जो अंतर हो जाएगा, अंतर दिया गया है 48 और इनमें से बड़ी संख्या, देखिए कंडीशन दी गई है कि इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या से, इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। भागफल क्या आता है 5 आता है। तो और शेषफल शून्य रहता है। शेषफल क्या रहेगा, शेषफल की कंडीशन दी कि शेषफल 0 रहेगा। तो दोनों संख्या में संख्या बतानी है, ठीक है, दोनों संख्या बतानी है। दोनों संख्या बताया, छोटी संख्या कौन सी है बड़ी संख्या कौन सी है तो पता चल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटी संख्या मान लेंगे, ठीक है। इसने कहा कि इनमें से बड़ी संख्या, दोनों का अंतर है 48 और इनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। कंडीशन को फॉलो करेंगे। हमने मान लिया, माना जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है x मान लिया, ठीक है, छोटी संख्या x मान लिया। फिर दोनों का अंतर बोला गया है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बड़ी संख्या y हो जाएगी। तो x माइनस वाई बराबर हो गया 48 के, दोनों का अंतर हो गया। छोटी संख्या x मान ली, बड़ी संख्या हमने y मान ली, ठीक है। तो x माइनस वाई हो गया 48 या x माइनस 48 बराबर होगा y। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा सकते हैं। छोटी संख्या x है तो दोनों का अंतर है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी। y माइनस एक्स बराबर 48 और y बराबर 48 प्लस x। तो यानी दूसरी संख्या हम इसमें y का मान नहीं रखेंगे, ये हो जाएगा 48 प्लस x। जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, y के बराबर है 48 प्लस x। आपको समझ आई होगी ये वाली बातें किस तरीके से लिखी है हमने। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इनमें से बड़ी संख्या है x प्लस 48, ठीक है। छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या से हमने भाग दे दिया और तो हमें क्या बच गया 5 बच गया, यही इसने कहा है। और तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम, छोटी संख्या आ जाएगा x प्लस 48 बराबर 5x, ठीक है। ये यहाँ पर माइनस में चला जाएगा, 4x बराबर 48, x बराबर आ गया 12। जो छोटी संख्या हो जाएगी 12 हो जाएगी और जब बड़ी संख्या हो जाएगी 48 प्लस 12 कर देंगे, यहाँ पर में 12 जोड़ देंगे 60 हो जाएगी, ठीक है। देखिए 48 में से हम 60 में से 12 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, दोनों का अंतर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपको किस किस को मैराथन क्लास आपको चलवानी है, कि आपका एक एक चैप्टर से एक एक कॉन्सेप्ट विद फॉर्मूला कंप्लीटली कराया जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।